सर जैसे कि आप बात कर रहे हैं विकास पे भरोसा है, तो सर विपक्ष के आरोपों पे आपका क्या मानना है? क्योंकि हमेशा ऐसे आरोप लगता है कि भाजपा जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। विपक्ष जो उनसे है ना वो खत्म होता जा रहा है, लोगों का विश्वास उनसे हटता जा रहा है। तो राजनीतिक रूप से जब उनकी सब चीज़ें टूटती जा रही हैं, उनकी सीटें घटती जा रही हैं, उनका वोट घटता जा रहा है, तो वो अपना स्तर गिरा रहे हैं बोलने में। आप नितिन गडकरी जी के बहुत करीबी लोगों में से एक माने जाते हैं। तो सर एक चर्चा चलती है कि पिता पॉलिसी बनाते हैं और बेटे पैसा कमाते हैं। और सर इथेनॉल में जो मिलावट की भी बात की जाती है, बार बार सामने आती है। जब हम आदरणीय नितिन गडकरी जी के विजन से और ईमानदार विजन से ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर जितना भी बायोफ्यूल है वो डेवलप होके और हम इसमें इतने प्रतिशत 10% या जितना प्रतिशत भी हम सोचते हैं जिससे जौन सा है हमारा वाहन अच्छी तरह स्वस्थ रहे, तो क्रूड ऑयल की लॉबी को लगता है कि उनका उतने प्रतिशत टर्नओवर या काम कम हो रहा है। तो सर जो आम पब्लिक है सर, नेताओं से और जो पार्टी से जुड़े लोग होते हैं उनकी ये उम्मीद रहती है कि अगर हम इनसे कोई संपर्क करें तो हमारे छोटे मोटे काम होते हैं वो हम करा सकते हैं। तो सर इस तरह की भी आप पे लोग आते होंगे, तो सर किस तरह की ऐसी मदद है जो लोगों को मिल सकती है अगर कोई आपसे संपर्क करते हैं? जैसे अस्पताल की समस्या होती है, क्या होती है? क्योंकि सर अब तो सरकार भी भाजपा की है। देखिए, भाजपा की सरकार हो या ना हो, जिसने काम करना है और जिसको काम निकालना आता है वो कर ही लेता है। जी। और पब्लिक का काम ज़्यादातर आता है स्कूलों का, अस्पतालों का, थाने कोर्ट कचहरी का, और इसके अलावा कोई लोकल झगड़ों का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद अमन खान, पीस टॉक विद मैक का होस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने हर एपिसोड में ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं जो देश के लिए, समाज के लिए और युवाओं के लिए प्रेरणा रहे हों और अच्छे कार्य कर रहे हों। आज इसी बीच हमारी इस कड़ी में हमारे बीच श्री अनुज शर्मा जी मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री में ई रिक्शा कमेटी के चेयरमैन हैं। सर हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, थैंक यू। जी, सबसे पहले सर, बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। प्रचंड बहुमत से एनडीए ने और बीजेपी ने और जेडीयू की जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सर जैसा कि हमने देखा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कई आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाए थे, वोट चोरी के आरोप लगे और नीतीश कुमार जी पे भी कई आरोप लगे। तो ऐसे क्या मूल कारण है कि इतनी प्रचंड बहुमत एनडीए की सरकार बनने जा रही है? देखिए, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि लोगों को स्थिर सरकार चाहिए जी। जो नीतीश कुमार जी ने बिहार में दी। दूसरा, लोगों को विकास चाहिए। आप देख रहे हैं कि जब पहले की सरकारें रही हैं उन्होंने बिहार का विकास नहीं किया। मुझे अभी कोई मेरे मित्र बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि बिहार में तो बहुत पलायन हुआ क्योंकि वहाँ रोज़गार के साधन नहीं थे, और बिहार में रहने वाले जो युवा थे उन्होंने पलायन करके देश के हर कोने से रोज़गार के लिए अपने घर को छोड़ा। उसने इस बात को इस तरह कहा कि जी जब ट्रेनें जाती हैं, बसें जाती हैं, भरी हुई जाती हैं त्योहारों में, अभी दूसरे भी प्रदेश हैं उनमें से तो पलायन नहीं हुआ। जी। तो बिहार के अंदर जिन लोगों की जिम्मेवारी वर्तमान में या पहले कभी भी रही होगी, उन सब में फ़र्क लोगों को नज़र आ रहा है। हमारा ये कहना है कि जब आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं और जब उसको अपना फ्यूचर नज़र आता है तो अपना घर बार, गांव, देश नहीं छोड़ता है। और अभी उनको लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है, नीतीश कुमार जी ने उसका साथ देके ये जनता को दिखाया कि उनकी जो मैनेजमेंट है, उनका जो प्रदेश को चलाने का नज़रिया है वो बहुत ईमानदार भरा है। और ऐसा ही व्यक्ति बिहार को एक लेवल आगे ले जा सकता है। बिहार के अंदर इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अन्य अन्य सभी जगह पर अपनी छाप छोड़ी है, और ये जो प्रचंड बहुमत मिला है ये जनता का विश्वास है जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और एनडीए के हमारे साथियों को उन्होंने दिया है। जी सर, अभी आपने बात करी सबका साथ सबका विकास की या सबका विश्वास की। तो सर लेकिन हम देखते हैं कि विपक्ष जो है हमेशा भाजपा सरकार पे तुष्टीकरण के आरोप लगाता है। तो सर जैसे कि आप बात कर रहे हैं विकास पे भरोसा है, तो सर विपक्ष के आरोपों पे आपका क्या मानना है? क्योंकि हमेशा ऐसे आरोप लगते हैं कि भाजपा जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है और हमेशा लोगों को डिवाइड करके राजनीति करना पसंद करती है। देखिए, विपक्ष जो सा है ना
वो ख़त्म होता जा रहा है, लोगों का विश्वास उनसे हटता जा रहा है। और ये सब उनकी बातों से नज़र ही आ रहा है। जब आदमी का आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है तो वो बहुत इरिटेट हो जाता है। तो राजनीतिक रूप से जब उनकी सब चीज़ें टूटती जा रही हैं, उनकी सीटें घटती जा रही हैं, उनका वोट घटता जा रहा है, तो वो अपना स्तर गिरा रहे हैं बोलने में, और वो इतना नीचे के स्तर पे बात कर रहे हैं जिससे उनकी छवि जो थी वो और धूमिल होती जा रही है। और लोगों को समझ आ रहा है कि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसी कारण है कि उनके पास नज़रिया नहीं है, लोगों को देने को उनके लिए कोई बात नहीं है। और जब सामने वाला कोई देने की बात करता है तो उनका एक ही सिर्फ काम है, विरोध करना, फ्रेम के अंदर आना, विरोध करना, और अच्छी बात का भी विरोध करना। जब अच्छी बात का भी विरोध करते हैं तभी जनता को समझ आता है कि उनकी अकल कैसी है, उनकी बात कैसी है, उनका नज़रिया कैसा है। जी सर। तो सर जैसे कि अभी हमने देखा है कि इस बार बिहार में भाजपा की और एनडीए की सरकार बन रही है। 20 साल से वहाँ पे एनडीए का अपनी सरकार चला रहा है। लेकिन सर जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई थी तो उनकी जो योजनाएं थी तो भाजपा सरकार कहती थी कि ये रेवड़ियाँ बांटने का काम कर रहे हैं। सर अभी हमने देखा कि वोटिंग से जस्ट पहले मोदी जी ने महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डाले। तो सर क्या आपको लगता है कि ये वाकई में विकास के ऊपर वोट हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंट में डाले गए उसका इम्पैक्ट पड़ा और उस वजह से सरकार आ गई हो? देखिए, ऐसा है कि अगर आप वोटर को वर्गों में बांटे हैं तो आयु वर्ग से पहले आप उसको देखें कि 18 से 22 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, फिर 50 वर्ष, और ऐसे कर करके एक एज ग्रुप के हिसाब से इसको बांटें। फिर आप महिला और पुरुष की बात करें, और फिर इसमें अगर क्लास में बात करें तो अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और फिर जो गांव देहात का बस्ती है या गांव है या समाज का आखिरी आदमी है। तो ये जो 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं, ये अंत्योदय वाले उन परिवारों को दिए हैं जो समाज में और गांव देहात शहर में आखिरी लोग हैं, जिनके पास रोज़गार के साधन नहीं है, उन महिलाओं को दिए हैं। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास या अपर क्लास की महिलाओं को दिए हैं। जी। तो अगर आप वोट प्रतिशत की बात करें तो जितने नंबर दिए हैं उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को पैसा मिला है, और ये देना बनता भी है। जब तक उनका कुछ बड़ा रोज़गार या उनको आय के साधन ना बने तो सरकार की जिम्मेवारी है कि उनकी जो मौलिक समस्याएं, भौतिक जो उनके साधन उनको देने हैं, सब करना पड़ेगा। तो सरकार को आर्थिक रूप से और अन्य सुविधाओं के रूप से कहीं ना कहीं आगे बढ़ के जो काम करना है, ये एक उनको विश्वास बताने के लिए था। और बाकी देशों में भी ऐसा होता है, और जब तक विकसित भारत नहीं होगा तो इस तरह का बूस्टर डोज मिलता रहेगा और लोगों को मदद मिलती रहेगी। जी। सर जैसा कि हमने देखा कि 27 साल के इंतज़ार के बाद, 27 साल की प्रतीक्षा के बाद दिल्ली में भाजपा सरकार शासित हो चुकी है और श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। सर आपकी जो राजनीति है छात्र संघ से, आपने दिल्ली से अपनी राजनीति की है हमेशा। तो सर क्या बदलाव ऐसे आपको लगते हैं जब केजरीवाल की सरकार थी और आज जो वर्तमान में भाजपा की सरकार दिल्ली में चल रही है, तो क्या ऐसे बदलाव आए हैं आपको लगता है जो कि दिल्ली वासियों के लिए फ़ायदेमंद हैं, या यहाँ की डेवलपमेंट में कौन से ऐसे कार्य कदम उठाए गए होंगे या क्या कार्य हो रहे होंगे? देखिए, पहले तो धन्यवाद कि आपने दिल्ली की बात करनी शुरू की, क्योंकि मैं दिल्ली का नेता हूँ और दिल्ली की पूरी नब्ज़ मैं जानता हूँ। जी। देखिए, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में पढ़ा हूँ, दिल्ली के अंदर ही मैंने रोज़गार किया है और दिल्ली के अंदर ही मैंने राजनीति करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। जी। जो रेखा जी की सरकार है वो सिर्फ रेखा जी की सरकार नहीं है, वो पूरे एक विश्वास की सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और मोदी जी का उसमें जो एक विज़न है वो साथ में जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि किसी भी देश की जो राजधानी होती है वो उसका एक ताज होता है, जी। और आप किसी भी कंट्री में उस ताज को जब देखेंगे तो चमकता हुआ दिखना चाहिए। 27 वर्षों में जो दिल्ली को चमक मिलनी थी वो धूमिल हुई है। वो किन किन कारणों से हुई है वो सब कारण आपको पता ही है, आगे हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। वो रोज़गार के कारण हो, स्वास्थ्य के कारण हो, शिक्षा के कारण हो, और सबसे बड़ा जो सा है वो पोल्यूशन का कारण हो। जी। ऐसा नहीं है बटन दबाया पोल्यूशन ख़त्म हो गया। इतना पोल्यूशन बढ़ने के लिए भी कोई दिन शुरू हुआ होगा जिस दिन पहले दिन पोल्यूशन हुआ होगा, और आज इस स्तर पे AQI पहुंच गया है कि हमें सोचना पड़ रहा है कि कब कब किस किस चीज़ को बंद करें। और रैप 1, 2, 3 और कहाँ तक लोगों की जान खतरे में, अस्पताल भरे हुए हैं ऐसे लोगों से जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है या उनको और स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत है।
तो रेखा गुप्ता जी की सरकार का विज़न बिल्कुल क्लियर है कि अगले 1000 दिनों में जौन सा है वो पॉल्यूशन ख़त्म करना है, उसमें कूड़े का पहाड़ हो, यमुना की स्वच्छता हो, या हवा के अंदर जो जहर भरा हुआ है उसको ख़त्म करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे एजेंडे हैं, उन सब पे वॉर लेवल पे काम हो रहा है और पूरी दुनिया देखेगी कि कितने कम समय के अंदर इस 27 वर्षों का गैप रेखा गुप्ता जी की टीम ने पूरा किया। उसमें इतने काबिल मंत्री हैं, प्रवेश वर्मा जी अपने आप में इतने एक्सपर्ट हैं, 10 वर्ष वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। आशीष सूद बहुत एक्सपर्ट हैं, वो अन्य अन्य प्रदेशों के प्रभारी रहे। सिरसा जी बहुत एक्सपर्ट हैं, सिरसा जी ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे काम करके आए हैं जिसमें उनकी एक्सपर्टीज़ है, और बाकी मंत्रियों की भी बहुत एक्सपर्टीज़ है। कपिल मिश्रा पहले भी मंत्री रहे और उन्होंने ज़मीन से उठ के काम किया है। मैं बाकी मंत्रियों के भी नाम लेना चाहता हूँ, पर पूरी जो टीम है और इसके अलावा जो जीते हुए एमएलएज हैं उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और 27 वर्ष का गैप रेखा जी जो पूरा करेंगी उसके लिए कोई 27 वर्ष नहीं लगेंगे, ना वो 10 वर्ष लगेंगे, 3 वर्षों के अंदर ही 80% से ऊपर का काम वो करके देंगी और जनता इसी तरह मैंडेट और बढ़ा देगी। आज जो सीटें हैं वो और आगे बढ़ेंगी और आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कितनी खुशहाली आनी शुरू होगी। पहला वर्ष टफ का होता है, जब आप शुरू में पढ़ने जाते हैं तो शुरू में आपको चैप्टर समझने में दिक्कत होती है, जब आपको समझ आ जाता है फिर आपके नंबर बढ़ने शुरू होते हैं। और यही रेखा जी की सरकार में होगा। ऐसे नंबर आएंगे कि दिल्ली दुनिया के अंदर एक चमकता हुआ सितारा बनेगी और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जी, जी, इसमें सर कोई शक नहीं है कि भाजपा सरकार बहुत कम समय में अच्छी योजनाएं ला रही है और कार्य कर रही है। लेकिन सर कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिसकी वजह से विपक्ष को मुद्दे उठाने का मौका मिल रहा है। जैसे कि अभी दिल्ली सरकार ने एक आर्टिफिशियल रेन की बात करी थी, आपने देखा होगा। तो वो दिन आया, वो टाइम आया, लेकिन वो जो आर्टिफिशियल रेन थी वो नहीं हुई। तो उसमें आम आदमी पार्टी सरकार का ही कहना है, आम आदमी पार्टी का, कि भाजपा ने इसमें कई करोड़ रुपये का घोटाला कर दिया और वो ये चाहते थे कि ये जो रेन है ये ओरिजिनल रेन हो जाएगी और हम कहेंगे हमने आर्टिफिशियल रेन कर दी। तो सर क्या आपको लगता है कि वाकई में कोई घोटाला है या कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया? देखिए ऐसा है कि जो भी ये सारा काम हुआ है वो आईआईटी ने किया है, और आईआईटी एक ऐसा संस्थान है जो पूरे देश में दुनिया के अंदर बहुत विख्यात है। और उन्होंने जो स्ट्रेटजी से काम किया है उस स्ट्रेटजी पे बार बार आविष्कार करना या ट्रायल करना या उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और एक ही बार में सॉल्व हो जाती है। पूरी दुनिया आर्टिफिशियल रेन करती है जी, उसके अलग अलग तरीके हैं, और मुझे लगता है कि इसमें 1 रुपये का भी घोटाला नहीं है। घोटाला इसलिए नहीं है कि ये कई बार ट्रायल होगा, और मान लीजिए हम कुछ भी करते हैं तो उसको 10 बार करना पड़ता है, उसमें 4 बार फेल होते हैं, 6 बार पास होते हैं, या 6 बार फेल होते हैं, 4 बार पास होते हैं। अभी तो पहली बार ट्रायल हुआ है। मैं सिरसा जी से आग्रह करूंगा कि आप इसको बार बार करें जी, और इतनी बार करें कि ये एक स्टैब्लिश हो जाए और पूरी दुनिया बताए कि कैसे सिरसा जी ने इस ट्रायल को करके दिल्ली को साफ़ किया है। इसमें विपक्ष कुछ भी बोलता रहे पर उनका एजेंडा क्लियर होना चाहिए। अगर एक बार फेल हुए हैं तो दोबारा करें, तिबारा करें। मैं आपके माध्यम से सिरसा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा रेन का प्रयास करें और इसको ठीक करें, और ये ठीक होगा क्योंकि आईआईटी की पीछे ताकत लगी हुई है, उनका विज़न लगा हुआ है और हमें उन पर विश्वास होना चाहिए। और विपक्ष कुछ भी बोलता रहे, आप कुछ भी काम करने जाएंगे विपक्ष का काम है आपका विरोध करना, और वो विरोध करेगा ही करेगा, और अच्छे काम में ज़्यादा ज़ोर से विरोध करेगा, क्योंकि उसको ज़ोर से विरोध करने पे ही दुनिया सुनेगी। अदरवाइज़ तो विपक्ष जो सा बोलने लायक नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं एजेंडा। जी सर। सर केंद्र सरकार की जो भी योजना आती है तो हम देखते हैं कि विपक्ष जो है बढ़ चढ़ के ज़ोर शोर से उसका विरोध करता है और वो कहता है जनता के विरुद्ध है। सर आप राजनेता से अलग एक व्यापारी भी हैं। सर जब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने जीएसटी लागू करी थी, तब हमने देखा था कि एक माहौल बनाया गया था कि ये व्यापारियों के खिलाफ है और व्यापारी इसी की कमर टूट गई और वो सब ख़त्म हो गया। तो सर आप खुद एक व्यापारी हैं, तो क्या ये मिसपरसेप्शन बनाया गया था या वाकई में ये व्यापारियों के विरुद्ध था और इससे कमर टूट गई थी व्यापारियों की? क्योंकि सर आप खुद, हम जानते हैं कि आप एक अच्छा व्यापार चलाते हैं, तो आपका इस पे क्या राय है? देखिए मैं व्यापारी नेता हूँ जी, और मैं कैट के साथ जुड़ा हुआ, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जी, और प्रवीण खंडेलवाल जी इसका नेतृत्व करते हैं। वो, मैं और हमारे जितने व्यापारी नेता हैं
मैं इंडस्ट्री को भी चलाता हूँ, मैं फैक्ट्री ओनर्स को भी एक फेडरेशन के माध्यम से चलाता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन। पर ट्रेडर्स के अंदर जो ईमानदार ट्रेडर हैं उनका कभी भी इसका विरोध नहीं हुआ, क्योंकि वो पूरा टैक्स जमा कराते थे। जिन लोगों का टैक्स चोरी का बिजनेस है, तालाब में एक मछली गंदी होती है, दो मछली गंदी होती हैं, ऐसे ही जिन लोगों का टैक्स चोरी का बिजनेस था उन लोगों को बहुत तकलीफ़ थी, और वो तकलीफ़ हमेशा रहेगी। जिसको टैक्स में चोरी करनी है वो उनको जीएसटी में भी करनी है, कस्टम में भी करनी है और इनकम टैक्स में भी करनी है, क्योंकि उनका बिजनेस ही यही है कि टैक्स की चोरी करना। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये कोई विरोध नहीं था। उन लोगों ने शोर मचाया, उनको लगा कि उनके बिज़नेस बंद हो जाएंगे, जो उन्होंने 420 के धंधे खोले में, और जो शेल कंपनीज हैं उनको पकड़ा गया। आगे वाले आने वाले समय में इतना फुल प्रूफ प्लान है भारत सरकार का कि जिन लोगों ने कुछ भी शेल कंपनीज या घपला किया है उन लोगों को टैक्स चोरी करने का जौन सा है वो तरीका अब आगे चलेगा नहीं, और सरकार उन सबको पकड़ के जेल में डालेगी। और जो टैक्स बनता है जिसके कारण देश की डेवलपमेंट होती है वो टैक्स मिलेगा और देश हमारा तरक्की पे जाएगा। यही एक तरीका है कि लोग ईमानदार रहें, और जो भी वो सामान बेचते हैं उसके ऊपर जितने प्रतिशत भी टैक्स है वो ईमानदारी से उस तारीख को जमा करा दें जो तारीख है, और कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार कभी भी सही आदमी को तंग नहीं करती है, जो गलत आदमी है उसी को तंग किया जाता है, और गलत आदमी को सही करना सरकार को आता है। और नरेंद्र मोदी जी इसके लिए एक्सपर्ट हैं, और देश जो तरक्की कर रहा है वो ये टैक्स की सपोर्ट के कारण आज तरक्की कर रहा है। जी बिल्कुल सर, हमारी जीडीपी भी दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। सर अब जब व्यापार की बात हो ही रही है तो सर आपका एक प्लेटफॉर्म है ईवी एक्सपो, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं, अगर कोई युवा या कोई व्यापारी अगर आपसे जुड़ना चाहे या आपके साथ जुड़ के कुछ बिजनेस करना चाहे तो थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि ईवी एक्सपो बेसिकली है क्या। देखिए, ऐसा है, आदरणीय नितिन गडकरी जी का विज़न बिल्कुल क्लियर था कि क्रूड ऑयल से भारत को बाहर आना है। उन्होंने बायोफ्यूल के ऊपर काम करना शुरू किया, जी उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम करना शुरू किया, और आदरणीय मंत्री जी का हम पे बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ा। उन्होंने हमें जिम्मेवारी दी कि आप इन सब लोगों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, और उन्हीं के आशीर्वाद और विज़न से हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो इंडिया में शुरू की, जो 2015 में पहली बार हुई, जिसका उद्घाटन आदरणीय नितिन गडकरी जी ने किया। और मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि देश के अभी जितने भी एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो बेशक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर बनाते हों, या उनके पार्ट्स बनाते हों, या उसमें अदर सर्विसेज देते हों, चार्जर बनाते हों, बैटरीज बनाते हों, उन सब का यहाँ पर डिस्प्ले होता है। और इस विज़न के कारण देश के अंदर आज 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट लोगों की बढ़ी है। गडकरी जी बड़े गर्व से कहते हैं कि सड़क बनाई है, पुल बनाया है, पर सबसे बड़ा काम आदरणीय गडकरी जी के विज़न का ये था कि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल में ई रिक्शा और ईवी के अंदर 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दी है। और ये एक्सपो उसका बेस है, और यहीं से जो नए लोग बिज़नेस के अंदर आते हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर सभी तरह के वाहन, सभी तरह के पार्ट्स और सभी तरह की टेक्नोलॉजी दिखती है। इस तरह के शो पहले स्टुटगार्ट जर्मनी में हुआ या होते रहे, या फिर डेट्रॉयट मोटर शो या डेट्रॉयट बैटरी शो अमेरिका में होते रहे। ऐसे ही जिनेवा मोटर शो दुनिया का सबसे पुराना शो है, और फूजियान चाइना में भी इस तरह का शो होता है। पर इंडिया का ये सबसे बड़ा शो लोगों को एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और 19, 20, 21 दिसंबर 2025 प्रगति मैदान में 23rd एक्सपो लगेगा। मैं आपके माध्यम से सबको आने का न्योता देता हूँ। आप आइए, और आपको कुछ भी इस विषय पे जानकारी लेनी है, व्यापार करना है, आप हमसे मिलिए। किसी भी कंपनी के साथ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करके अपना बिजनेस आगे बढ़ाइए, टर्नओवर बढ़ाइए, और देश को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी में तरक्की के लिए ईवी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। जी सर, अभी आपने बात करी माननीय नितिन गडकरी जी की, तो सर अभी एक विवाद चला था, इथेनॉल विवाद, तो सर हम उस पर बात करना चाहेंगे। आप नितिन गडकरी जी के बहुत करीबी लोगों में से एक माने जाते हैं, तो सर एक चर्चा चलती है कि पिता पॉलिसी बनाते हैं और बेटे पैसा कमाते हैं, और सर इथेनॉल में जो मिलावट की भी बात की जाती है, बार बार सामने आती है, तो सर इसका क्या है सर, ये भी एक सिर्फ मिसपरसेप्शन है या कैसे सर आप इसको देखते हैं।
देखिए, क्रूड ऑयल की लॉबी बड़ी ऐसी लॉबी है जो बड़ी स्ट्रांग लॉबी है। जी। उनको लगता है कि उनका 1% भी शेयर कम नहीं होना चाहिए। आप देख ही रहे हैं कि ट्रेड वॉर किस कारण से हो रही है, हम लोग क्रूड ऑयल कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से नहीं ले रहे हैं, और सारा झगड़ा ही क्रूड ऑयल को लेके है। अब हम लोग रशिया से काम करें या हम लोग अमेरिका से काम करें, हम मिडल ईस्ट से काम करें, हम कहीं से भी काम करें, परंतु जब हम आदरणीय नितिन गडकरी जी के विज़न से और ईमानदार विज़न से ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर जितना भी बायोफ्यूल है वो डेवलप होके और हम इसमें इतने प्रतिशत, 10% या जितना प्रतिशत भी हम सोचते हैं जिससे जौन सा है हमारा वाहन अच्छी तरह स्वस्थ रहे, वो डल के चलना चाहिए, तो क्रूड ऑयल की लॉबी को लगता है कि उनका उतने प्रतिशत टर्नओवर या काम कम हो रहा है। हम लोग तो ऑरेंज एनर्जी की तरफ जा रहे थे, हमने सोलर पे काम किया, उनको लगता है सोलर पे काम कर रहे हैं, हम विंड पे काम कर रहे हैं, हम बाकी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितना भी ये फ्यूल क्रूड ऑयल का है, ये घटना जौन सा देश के लिए फ़ायदे का सौदा है, जो आप देख रहे हो आज 88 टू 90 रुपीज़ हमारा डॉलर हो रहा है, जी। वो सब क्रूड ऑयल के कारण है। और जो आपने ये कहा कि मंत्री जी का परिवार, आप समझिए कि देश के अंदर क्रूड ऑयल का धंधा कौन लोग करते हैं और उनकी टर्नओवर कितनी है। अगर आप उस फैमिली की टर्नओवर देखें तो कुछ भी नहीं है, और वो इनमें से किसी भी धंधे में कोई नहीं है। अगर आप पूरे इंडिया के अंदर बायोफ्यूल के लिए जो लोग काम कर रहे हैं अगर उनको देखेंगे तो वो मेरे जैसे आपके जैसे लोग हैं, और सरकार उसके अंदर सब्सिडी दे रही है, कोई भी कहीं पे भी लगा सकता है। आज दिल्ली का जो दम घुट रहा है पराली के कारण, अगर हरियाणा, पंजाब, आसपास के सभी प्रदेशों में उस पराली से बायोफ्यूल या बाकी सब चीज़ों से बायोफ्यूल की बात आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आप समझो कि समस्या कितनी हल होती है। और डॉलर की बात है, डॉलर का भी मामला आता है। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है, और मैंने अपनी लाइफ में इससे ईमानदार मंत्री नहीं देखा, और मुझे गर्व है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। आदरणीय नितिन गडकरी जी के यहाँ जितने भी लोग होंगे, मैं उनमें आखिरी आदमी हूँ, आखिरी सिपाही हूँ, सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ जो उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने आज तक जब भी उनसे कभी किसी के लिए भी कोई भी काम कहा है तो उन्होंने कभी भी किसी के काम के लिए मना नहीं किया है। उन्होंने अगर एक चाय पीनी होती है और वहाँ 200 लोग हैं तो 200 चाय आती है। सर्दियों में एक सूप पीना होता है, 150 लोग हैं तो 150 सूप आते हैं। एक पोहा खाना होता है, 250 पोहा आते हैं। वो सबको इतना स्नेह करते हैं, उनके व्यापार में मदद करते हैं। मैं एक बार एक कार्यक्रम में था और मंच के ऊपर एक महिला बोल रही थी, वो उनको जानते ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारा 1600 करोड़ का एनपीओ हुआ और हमारे फादर जो उनसे हैं वो बैंकरप्ट हो गए, पर नेशनल हाईवे में जब काम करना शुरू किया आज हमारी 18-20 हज़ार करोड़ की टर्नओवर है। तो वो जानते नहीं थे उन्हें, क्योंकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन काम है। नेशनल हाईवे के जितने प्रोजेक्ट हैं वो ओपन है। मैं आज आपके माध्यम से ये बात सबको बताना चाहूँगा कि इतनी ईमानदारी तो मैंने कहीं देखी ही नहीं है कि आपको काम करना और मंत्री आपको जानते नहीं, आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी नॉर्म्स हैं वो पूरे करें, टेक्निकल फाइनेंस वाले, और आप अपना काम करते रहें। इसके लिए कोई सिफारिश की, जान पहचान की ज़रूरत ही नहीं है। और आप जो बायोफ्यूल के अंदर बोल रहे हैं फैमिली और ये सब चीज़ें, ये सब बेकार की बातें हैं। और ये जो लोग बेकार की बातें कर रहे हैं और सामने आके बात करें तो सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ऐसी बातें लोगों को करके डिस्फेम करने का शौक़ है, उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। सर, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं विपक्ष भी हमेशा अभी जो अपनी बीजेपी की सरकार में नितिन गडकरी जी का ही सम्मान करता है और हमेशा कहता है कि इस पार्टी में अगर एक ही कोई ईमानदार नेता है तो नितिन गडकरी जी हैं। लेकिन सर, इन आरोपों के बाद हमने देखा कि आपको ऐसा लगता है कि राजनीतिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे माननीय नितिन गडकरी जी की जो छवि है उस पर कोई क्षति हुई है और उनकी जो इमेज है वो डैमेज हुई है? क्योंकि कई लोग मैंने ऐसे बात करते देखे कि हम इस इंसान की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन जब से हमने ये सब हमें पता चला तो अब ये भी हमारी हम उसकी इतनी इज्जत नहीं कर पा रहे और हमें पता ही था कि ये भी इस तरह की चीज़ों में है। तो क्या आपको लगता है कि इससे कोई इमेज पे उनकी फ़र्क पड़ा है या ये सब चीज़ें सिर्फ ऐसी हवाई बातें हैं?
देखिए, ऐसा है कि बड़ी हास्यास्पद बात है आप जो बात कर रहे हैं। इस पार्टी में सभी लोग ईमानदार हैं, और आप प्रधानमंत्री जी से शुरू करिए ना, कितने ईमानदार हैं। आप गडकरी जी की बात करें कि सिर्फ वही ईमानदार है, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं, सभी लोग ईमानदार हैं, और ईमानदारी है तभी देश तरक्की कर रहा है। और अगर कोई कहीं बेईमानी कर रहा है तो यहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस है, उसको माफ़ नहीं किया जाता। और दो ही ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग ईमानदार हैं, सभी के प्रयासों से देश तरक्की कर रहा है। और आप कुछ भी बात अगर सोचे कि उनकी छवि खराब हो रही है, तो छवि खराब हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो विपक्ष है उसमें 90% लोग काम लेके जाते हैं और उनका काम होता है। जी। और वो काम इसीलिए होता है कि विज़न क्लियर है और देश की तरक्की चाहिए, अपने आदमी की तरक्की नहीं चाहिए कि जी मैं बीजेपी का हूँ या मैं विचारधारा का हूँ तो सिर्फ मेरा ही काम होगा। सबका काम होगा, क्योंकि देश के अंदर सड़क बननी है तो ऐसा नहीं है सिर्फ भाजपा जहाँ जीती है वहीं से सड़क निकलनी है, सभी जगह से सड़क निकलनी है। जी। और विज़न क्लियर है गडकरी जी का। तो सर हम देख रहे हैं आप पिछले कई साल से ई रिक्शा कमेटी के चेयरमैन हैं। तो सर आपने ई रिक्शा कमेटी के चेयरमैन रहते हुए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आपने इसमें कुछ ऐसे फैसले लिए हों जिससे ई रिक्शा जो व्यापार है उसमें फ़ायदा हुआ लोगों को, या क्या क्या ऐसी चीज़ें उसमें अभी चल रही हैं? देखिए, 2014 में मोदी जी की सरकार आई, जी। मई में सरकार आई। 17 जून को रामलीला मैदान में ई रिक्शा ड्राइवर्स की समस्या को लेके हम लोगों ने रैली की, और सरकार में आदरणीय नितिन गडकरी जी उस रैली में लोगों की बात सुनने आए, और उनको समझ आ गया कि इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट का खतरा है, उनकी रोजी रोटी जा रही है। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर बात करके इसके लिए 8 अक्टूबर 2014 को गजट निकाल दिया, और 1988 मोटर व्हीकल एक्ट और 89 मोटर व्हीकल रूल में क्या होना चाहिए इसका विज़न क्लियर कर दिया। और जब ये रूल बना और बाद में एक्ट के अंदर भी ड्राइविंग लाइसेंस की बात हुई, तो ये बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको वो दिन याद कराऊंगा कि एक्ट में जब ड्राइविंग लाइसेंस को लेके आखिरी आदमी को एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो 8वीं तक की है उसमें छूट देने की बात हुई, और LMV लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है बात हुई, तो सुबह 9 बजे टीवी के ऊपर वो लाइन चलती हुई आ रही थी। मैं मंत्रालय के अंदर था, शाम को लॉ मिनिस्ट्री से जो भी अप्रूवल आना था, आने के बाद PMO में वो फाइल गई। गडकरी जी ने उस पर जो भी फेवर में बात कहनी थी वो लिख के जो फाइल वहाँ गई, और प्रधानमंत्री जी आपको पता ही है सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे PMO काम करना शुरू करता है, और सारी फाइलें क्लियर होके और टीवी पे पट्टी आ रही थी। जी। और पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर शुरू के अंदर जैसे आप बताते हैं कि विपक्ष विरोध करता है, उन्होंने बहुत विरोध किया और वो विरोध हुआ, और गडकरी जी अध्यादेश के लिए राष्ट्रपति जी पे गए। प्रणब मुखर्जी ने बोला आदरणीय गडकरी जी को कि रिक्शा के लिए आप अध्यादेश की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई इतने करोड़ लोगों की एम्प्लॉयमेंट की बात है, क्यों नहीं करेंगे। और बाद में विपक्ष को भी समझ आया कि हम मानने वाले नहीं हैं, हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट में आगे ले जाना है, और हम इसके ऊपर काम करके आए। और इतनी स्पीड से जो मोदी जी की सरकार ने काम किया, और आदरणीय गडकरी जी का विज़न जो सा इसमें जुड़ा हुआ था, ये इसीलिए ई रिक्शे का इतना बड़ा काम खड़ा हुआ। आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी को लगता था कि आदमी आदमी को खींचता है, मैं इसके ऊपर नहीं बैठूंगा। यही बात जो सी है मोदी जी को लगती थी, और गडकरी जी को बिल्कुल क्लियर था कि देश के अंदर पैडल से चलने वाला रिक्शा और जो लोग बोझा ढोते हैं इसको ख़त्म करना है। आप उनके सभी पॉडकास्ट में या बाकी वक्तव्य में सुनते होंगे कि उनको कितना दर्द है कि कोई आदमी किसी को लेके चलता है। बिहार में तो आपने देखा होगा कि वो पैडल से भी नहीं, हाथ से खींच के चलता है। बंगाल में। हाँ सॉरी, बंगाल के अंदर। जी सर। तो वेस्ट बंगाल के अंदर आदमी हाथ से लेके खींचता है, कितनी बड़ी समस्या है। तो गडकरी जी ने इसीलिए इसका एक्ट, रूल और नोटिफिकेशन एडवाइजरीज लेके आए, और इतनी स्पीड से काम कोई मिनिस्ट्री नहीं करती, कोई सरकार नहीं करती जो मोदी जी, नितिन गडकरी जी और बाकी टीम के लोग करते हैं। और ऐसी ईमानदारी मैंने कभी नहीं देखी। बाकी भी मैंने इससे पहले लोगों को काम करते हुए देखा होगा, इतनी स्पीड मैंने कभी नहीं देखी। जी सर। सर भाजपा का हमेशा एक एजेंडा और रहता है, और भाजपा सरकार का,
कि देश हित की हमेशा बात होती है कि देश सर्वोपरि है। सर हम देखते हैं कि पिछली सरकारों में भी आतंकी हमले हमारे देश में होते आए हैं और जी भाजपा उसका विरोध भी करती थी। सर आज भी हम देखते हैं कि कई बार अब पुलवामा हमला हमने कश्मीर में देखा, पहलगाम हमला हमने देखा और सर अभी 4 दिन पहले आज से दिल्ली के लाल किला पे एक आतंकी हमला भी हमने देखा जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सर आज के टाइम में केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, तो क्या ये सर मतलब एक सरकार की भी हार मानी जाए कि ऐसे हमले दिल्ली के देश की राजधानी में हो रहे हैं, या इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है? और अगर नहीं होता तो सर पहले जब हमले होते थे तो उसमें हम कांग्रेस सरकार को क्यों दोषी मानते थे? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी की सरकार ज़ीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रही है और वो आतंकवादी घटना को एक युद्ध मान के चल रही है। और जो लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं और जो इनको मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो जो कार्रवाई बनती है वो सारी कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। देखो, वो चूहे हैं, छुपे रहते हैं। और आप जो दिल्ली की घटना की बात कर रहे हैं, जी आप देखिए कि उस घटना से पहले कितने टन बारूद पकड़ा गया और कोई एक आधा छुप के गाड़ी में बैठा रह गया, वो भी पकड़ा जाता है, वो भी ट्रेस पे था। और इंटेलिजेंस बहुत स्पीड से काम कर रही है और इन लोगों को ये जो काम करना है ये करते रहना है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही करना है, हिंदुस्तान में करना है, इनको दुनिया के बाकी मुल्कों में भी करना है। अमेरिका के अंदर उन्होंने 9/11 किया, बाकी मुल्कों में किया। तो ऐसा नहीं है कि सरकार का फेलियर था, इनको सारी उम्र यही काम करना है, उसके बाद अपना जीवन ख़त्म करना है। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, वो कब से कर रहे हैं और कब तक करते रहेंगे। और उनका दिमाग ही नहीं है, फिरे हुए लोग हैं। और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों का सत्यानाश करने के लिए, उन लोगों को तहस नहस करने के लिए मोदी जी ने बिल्कुल एजेंडा बनाया हुआ है और इसका आपको रिएक्शन नज़र आएगा। और हम इसको युद्ध की तरह लेके चल रहे हैं। जिस कंट्री ने भी इनको सपोर्ट किया है उनको भी हम दिखाएंगे कि इंडिया कितनी पावर है। जी सर। सर आपने जैसे आप भाजपा युवा मोर्चा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, तो सर आज वर्तमान में केंद्र में भी और दिल्ली में भी सरकार है बीजेपी की, तो सर उस टाइम के मोर्चों में और जो संगठन था और आज के संगठन में सर क्या डिफरेंस है? और उस वक्त आपका जो संघर्ष रहा, तो सर जो लोग अभी राजनीति में हैं, किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं या आगे चल के राजनीति करना चाहते हैं, तो सर उनके लिए आप क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने लाइफ में राजनीतिक में आगे बढ़ सकें या क्या कर सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विज़न क्लियर है। इंडिया फर्स्ट का नारा पार्टी देती है। जी पहले देश है, फिर संगठन है, आखिरी में स्वयं की बात आती है। जी तो जिन लोगों को ऐसा विज़न है उनका स्वागत है पार्टी के अंदर काम करने के लिए। जहाँ तक आप काम करने के तरीके की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ काम सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग तरह के कैंप लगते हैं, लोगों को विचारधारा समझाई जाती है, पंच निष्ठाएँ समझाई जाती हैं। हमारा एक संविधान है, उस संविधान के अंतर्गत आपको सब चीज़ें तय होती हैं कि आपको कैसे पार्टी के अंदर काम करता है। जिस आदमी का विज़न क्लियर हो जाता है वो आगे बढ़ता है और वो राजनीति के अंदर एक मुकाम पे जाता है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे यहाँ पे स्टैब्लिश लीडर हैं, आप उनके पिता का नाम बताएं। आपको सोचना पड़ेगा। ये बाकी पार्टीज की तरह नहीं है कि तेजस्वी यादव के पिता का नाम क्या है, यादव या मुलायम सिंह जी किसके पिता हैं, जी या अभिषेक बनर्जी की ममता जी क्या लगती हैं। परिवारवाद नहीं है यहाँ। आम परिवार से आया व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, गृह मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। बताइए रेखा जी के पिता का नाम क्या है? तो हमारे यहाँ पर युवाओं का राज है, युवा राज है। तो आप युवा जितने भी हैं आपके माध्यम से आएँ और भारतीय जनता पार्टी में काम करें और आगे बढ़ें। और स्वागत है उनका, और उनकी मानसिकता अच्छी होनी चाहिए और देश को सर्वप्रथम आगे रखें। तो यही एक विचारधारा अगर उनके अंदर है तो उनको पार्टी के अंदर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और उनको आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि हमें 1 लाख ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो राजनीति में आएँ। और ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी में आए, अन्य पार्टी में भी आएँ, जी पर सब जगह पे देश को आगे रखें, परिवार को आगे ना रखें। ये परिवारवाद वाली जो राजनीति है ये देश में ख़त्म होके रहेगी और ख़त्म करने में भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी है,
क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो खुद ही इतने वर्षों से परिवारवाद चल रहा है, चौथी पीढ़ी चल रही है। जी सर। सर हमने देखा है जब भी कहीं पे इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं दिल्ली में, चाहे एमसीडी के चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, तो सर आप जो है जो मैनेजमेंट टीम रहती है प्रचार की, उसमें सक्रिय रहते हैं और आपका एक अच्छा रोल रहता है। जब अभी वर्तमान में सांसद हैं माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी, जब वो करोल बाग से विधानसभा चुनाव लड़े थे, तब आप उसमें भी उनके प्रचार की पूरी जिम्मेदारी आपके सर पर थी। तो सर आप इतना सर देखते हैं, प्रचार की सारी जिम्मेदारी आप पे रहती है, तो सर आगे चल के भविष्य में हम आपको कभी विधायक या सांसद के रूप में देख सकते हैं? आपके लिए क्या आपकी प्लानिंग है, क्या आप सोचते हैं अपने बारे में? देखिए, ऐसा है कि योगेंद्र चंदोलिया जी मेरे लीडर हैं। जी। जब वो युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं युवा मोर्चा में उनकी टीम में काम करता था, जी। और मेरा उनसे जो संबंध है वो पारिवारिक संबंध हो गया। मेरा अमित ठक्कर जी से भी पारिवारिक संबंध हुआ, मेरे और भी नेताओं से संबंध हुए, क्योंकि मैंने उनसे काम करना सीखा है। अब उनको जब टिकट मिली तो मेरी जिम्मेवारी थी, और मेरी जिम्मेवारी ये थी कि जो भी लेटेस्ट काम करना है, जो ट्रेंड से हटके है, उसको खड़ा करने के लिए टीम लानी थी। आप सब लोगों ने उसमें काम किया था, मुझे जी। ध्यान जी। में है। जी। और योगेंद्र जी आज दिल्ली के सबसे ईमानदार लोगों में से गिने जाते हैं, और मुझे गर्व है उनके साथ काम करके। और मेरा ये कहना है कि जो मेरे को कभी टिकट मिलेगी तो मेरी भी टीम के आपके जैसे लोग वो सारा काम करेंगे, और टिकट मिलना ही मेरा लक्ष्य नहीं है, और ऐसा लक्ष्य बाकी लोगों का भी नहीं है। पार्टी हमारी माँ है, पार्टी डिसाइड करेगी, जब जब जिसको जहाँ जहाँ जिम्मेवारी दी जाएगी वो काम करेगा। और हमारे यहाँ सबके पेट भरे हुए हैं, किसी को भूख नहीं है, सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जब जिसको मौका मिलता है वो अपनी जिम्मेवारी निभाता है। आज योगेंद्र जी को मौका मिला है, वो सांसद के नाते निभा रहे हैं। रेखा जी को मिला, मुख्यमंत्री के तरह निभा रही हैं। आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी को मिला है, वो चांदनी चौक के सांसद के तरह कर रहे हैं। तो जितने भी लोगों को जब जब पार्टी आदेश करेगी तो पार्टी के सिपाही की तरह काम करेंगे। और आप देखें कि जीतने के बाद भी वो कार्यकर्ता की तरह ही काम कर रहे हैं सब लोग, जी। और हम भी कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता हमेशा आगे बढ़ता ही बढ़ता है। और कोई परिवारवाद नहीं है हमारे यहाँ, कोई युवराज नहीं है, और किसी के फादर का किसी पे कोई भी स्टैंप नहीं है। सब अपनी मेहनत से ही आगे बढ़े हैं, और अपने को भी जब कभी कुछ पार्टी आदेश करेगी हम करेंगे, पर हमारे सबके मन जो से हैं पार्टी के प्रति ईमानदार हैं। टिकट मिलना जीतना ये सब एक समय की बात है, और वो जब समय आएगा तो उस समय हम भी खड़े हैं और पार्टी को जीत के पार्टी की झोली में वो सीट देंगे। जी सर। सर जो राजनेता होता है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है। तो सर जो आम पब्लिक है सर, नेताओं से और जो पार्टी से जुड़े लोग होते हैं उनकी ये उम्मीद रहती है कि अगर हम इनसे कोई संपर्क करें तो हमारे छोटे मोटे काम होते हैं वो हम करा सकते हैं। तो सर इस तरह के भी आप पे लोग आते होंगे, तो सर किस तरह की ऐसी मदद है जो लोगों को मिल सकती है अगर कोई आपसे संपर्क करते हैं? जैसे अस्पताल की समस्या होती है, क्या होती है? क्योंकि सर अब तो सरकार भी भाजपा की है। देखिए, भाजपा की सरकार हो या ना हो, जिसने काम करना है और जिसको काम निकालना आता है वो कर ही लेता है। जी। और पब्लिक का काम ज़्यादातर आता है स्कूलों का, अस्पतालों का, थाने कोर्ट कचहरी का, और इसके अलावा कोई लोकल झगड़ों का। जी। तो जो मुअज़्ज़िज़ आदमी इलाके का होता है उसके पास वो जाते हैं। हमारे पास भी इस तरह के लोग आते हैं, और हम जो ईमानदार लोग हैं और जिनको मदद की आवश्यकता है उनके साथ खड़े होकर उनके साथ जाके उनका काम करते हैं। इसीलिए आज इतनी पब्लिक हमारे साथ जुड़ी है, हमारे नेताओं के साथ जुड़ी है। हमारा पूरा एक ऐसा ग्रुप है, कहीं मेरी चलती होगी, कहीं मेरे किसी मित्र की चलती होगी, कहीं मेरे लीडर की चलती जी होगी, बिल्कुल। पर अपने नीचे के जो भी कार्यकर्ता की या किसी ज़रूरतमंद की दिक्कत है हम उसको ईमानदारी से दूर करते हैं, बिना करप्शन के। उसको कहीं पे कुछ भी समय कमाने की या किसी और की ज़रूरत नहीं है। उसको जितना ईमानदारी से काम होना चाहिए उसको मिलता है। बाकी उसके भाग्य की बात है, उसका काम कई बार भाग्य के कारण रुका हुआ होता है, पर उसको जो ताकत देनी है वो हम ताकत दे देते हैं। और इसी तरह से ही हमारा नाम है कि हम लोग सबके साथ खड़े हैं और लोगों की तकलीफ़ दूर कर रहे हैं। जी जी सर। सर बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके, और हमारी आपकी जो ईवी एक्सपो जो है जो आपका दिसंबर में होने जा रहा है उसके लिए शुभकामनाएं। और हम लोगों से अपील करें कि वो इस एक्सपो में जुड़कर आपके साथ अगर व्यापार करना चाहते हैं या कुछ अपना व्यापार आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपसे संपर्क करें। और बाकी सर और कोई संदेश अगर आप देना चाहें युवा? देखिए, मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना जी। चाहूँगा कि आप नौकरी छोड़ के व्यापार करें। जो मोदी जी का विज़न है कि पिरामिड में जो आपकी मंथली इनकम है
उसको 10 टाइम ऊपर लाने के लिए आप अपने आप को आगे लेके जाएं। आप ऐसा व्यापार करें कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, और इसी के कारण देश आज आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि मेरी बात जो लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ज़रूर इस पे काम करेंगे। जिसको कहीं पे भी मदद की ज़रूरत होगी, हमारी पूरी टीम है, इस चैनल के माध्यम से भी, बाकी लोगों के माध्यम से भी। आप लोगों को कहीं पे भी रोज़गार करने के लिए मदद की ज़रूरत है, हम आपको मदद करेंगे। मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत भारत सरकार भी मदद कर रही है। आपको कोई आर्थिक रूप से मदद चाहिए होगी, बैंक आपके लिए अवेलेबल है। बस एक ही शर्त है कि आपको ईमानदारी से काम करना है, बैंक का पैसा वापस करना है, और उस आमदन से आपको नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है और देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है। थैंक यू। जी सर, धन्यवाद। तो ये था हमारा शो। आज आपने देखा श्री अनुज शर्मा जी से हमने वार्तालाप करी और कई मुद्दों पे चर्चा करी। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।